कपिल ने देविका से शादी कर ली है और वो दरवाजे पर देविका को लेकर खड़ा है। कपिल ने तो शेरवानी पहनी है, लेकिन देविका ने डकैतों के कपड़े पहने हैं और हाथ में बंदूक लिए खड़ी है और उसकी सास उसका स्वागत कर रही है। आओ बेटा, इस कलश को पैर मारकर अंदर आओ। पैर क्यों मारना है? इसे सीधा गोली ही मार देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, गोली नहीं मारना है, बस थोड़ा सा पैर से इसे गिराकर अंदर आना है, ये शगुन होता है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। देविका जोर की लात मारती है और कलश जाकर सामने दीवार पर लगता है। ये देखकर सास और पति हैरान हो जाते हैं। अरे पैर मारना था, गोल नहीं करना था देविका। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। आज बहुत खुशी का दिन है। मेरे इकलौते बेटे ने शादी कर ली और मेरी बहू को घर ले आया। खुश तो मैं भी बहुत हूँ मम्मी जी कि आखिर मुझे भी रहने के लिए घर मिल गया। क्या मैं अपनी तरह से खुशियाँ मना सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये अब तुम्हारा ही घर है, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। देविका अपनी बंदूक उठाती है और हवा में एक फायर कर देती है। उसकी सास और पति देखते रह जाते हैं। रात में देविका अपने कमरे में बैठी हुई है, तभी उसकी सास वहाँ आती है। देखो बेटा, अब तुम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ बातें समझा देती हूँ जिससे तुम्हें आसानी होगी। जी कहिए सासू माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा, पहले तुमने कैसी जिंदगी जी है मैं जानती हूँ। तुम एक डकैत थी, लेकिन अब तुम एक सुहागन हो। तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें एक पत्नी और एक बहू की तरह रहना होगा। ये जिस तरह से तुमने कपड़े पहने हैं, ये सब छोड़ना होगा और एक साधारण लड़की की तरह कपड़े पहनने होंगे और उसी की तरह जिंदगी जीनी होगी और अपने पति को खुश रखना होगा। इन कपड़ों में क्या परेशानी है मम्मी जी? कम से कम मैं दूसरी लड़कियों की तरह छोटे कपड़े तो नहीं पहनती और मुझे तो ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद है। मैंने कपिल से पहले ही कह दिया था, मैं एक ही शर्त पर शादी करूंगी कि मुझे मेरा रहन सहन बदलना नहीं पड़े। मैं समझ रही हूँ बेटा, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो। हर लड़के को ऐसी ही लड़की पसंद होती है जो सच संवर कर रहे, सूट पहने, साड़ी पहने और उसके साथ पत्नी की तरह व्यवहार करे। लेकिन कपिल ने तो मुझे ऐसे ही पसंद किया था मम्मी जी। उसने मुझसे प्यार का इजहार इसलिए तो किया था क्योंकि मैं उसे पसंद आ गई थी। अगर उसे मेरा ऐसे रहना पसंद नहीं होता तो वो मुझसे शादी क्यों करता? आप फिक्र मत कीजिए, उसे खुश रखना है ये मैं देख लूंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, इसलिए समझा दिया, बाकी तुम खुद समझदार हो। इतना बोलकर सास चली जाती है और तभी कपिल कमरे में एंटर करता है और देखता है कि देविका ने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। अरे ये क्या देविका, तुमने अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए? आज हमारी पहली रात है, कम से कम दुल्हन की तरह तैयार तो हो जाती। जब मैंने शादी के फेरे लेते समय दुल्हन की तरह कपड़े नहीं पहने तो अब क्यों पहनूंगी? और तुम्हें कब से मुझे दुल्हन की तरह देखने का चस्का लग गया? जब तुमने मुझसे शादी के लिए वादा किया था तब तो कहा था कि मैं जैसी हूँ वैसी ही तुम्हें पसंद हूँ, फिर अब क्या हो गया? अरे ऐसी बात नहीं है देविका, बस मैं तुम्हें दुल्हन की तरह सजते हुए देखना चाहता था, इसीलिए कह दिया। मुझे नहीं पसंद वैसे रहना। चलो मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। देविका सो जाती है और उसका पति उसका मुंह देखता रह जाता है। अगले दिन सास किचन में चाय बना रही होती है, तभी बहू उतर कर आती है। बहू ने रात वाले ही कपड़े पहने हैं, बाल बिखरे हुए हैं और सीधा बिस्तर से उठकर किचन में आ जाती है। उसे देखकर सास चौंक जाती है। अरे बहू, तुम सीधा उठकर किचन में आ गई। जाओ पहले नहा लो, तैयार होकर फिर आना। नहीं सासू माँ, मुझे इतनी जल्दी नहाने की आदत नहीं है। लाओ मुझे चाय और रोटी दे दो, पहले मैं भरपेट खाऊंगी, उसके बाद जाकर नहाऊंगी। बेटा, कम से कम ब्रश तो कर लेती और कपड़े तो बदल लेती। कपिल भी आता ही होगा, तुम्हें ऐसे देखकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ब्रश करने की आदत नहीं है सासू माँ, और कपिल को अच्छा नहीं लगता तो ना लगे। मैं हर कदम उसके हिसाब से थोड़ी ना चलूंगी। आप मुझे चाय रोटी देते हो या मैं बाहर से जाकर ले आऊँ? अच्छा अच्छा देती हूँ, रुको। उसकी सास उसे चाय और ब्रेड देती है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आ जाता है। लगता है आपको सुनाई कम देता है। मैंने चाय और रोटी मांगी थी, ये आपने मुझे क्या दिया? ये सब खाने की आदत नहीं है मुझे। ऐसे ही चलता रहा तो मैं ज्यादा दिन इस घर में नहीं रह पाऊंगी सासू माँ। पत्नी को माँ से ऊंची आवाज में बात करता देख वहाँ पर कपिल भी आ जाता है और उसे अच्छा नहीं लगता। ये तुम मम्मी से कैसी बात कर रही हो देविका? वो मेरी माँ है, तमीज से बात करो उनसे। बड़े आए माँ वाले, मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है? पहले तो बड़े मेरे आगे पीछे घुमा करते थे, तुम्हें मेरी यही आदतें अच्छी लगती थी और अब तुम्हें ये बातें परेशान कर रही हैं।
देविका, अब हमारी शादी हो चुकी है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति, और अब हमें पति पत्नी की तरह इस घर में रहना होगा और तुम्हें इस घर में बहू की तरह। मेरी माँ की इज्जत करो यार, वो जो तुम्हें समझाती है उस बात को समझो। अरे वो तुम्हारे भले के लिए कहती है। किसी को मेरा भला सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना भला करना आता है, और ज्यादा किसी ने मेरा भला सोचा तो मुझे बंदूक चलाना भी आता है, भूलना मत। इतना बोलकर देविका गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसका पति और सास उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। अगले दिन देविका की सास उसे कपिल का टिफिन देती है। बहू, ये टिफिन कपिल को दे दो, वो ऑफिस जा रहा है, उसे प्यार से बाय भी करना। एक पत्नी को अपने पति की जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। देविका बिना मन से वो टिफिन लेती है और ले जाकर कपिल के हाथ में थमा देती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो तुम बिल्कुल मेरी पत्नी लग रही हो। इसी तरह से मेरी माँ की बात भी मानती रहोगी ना तो बहुत जल्दी एक अच्छी पत्नी और बहू बन जाओगी। तुम्हें पता है ना, मैं एक बहुत अच्छी डकैत थी। सिर्फ तुम्हारे प्यार में पड़कर मैंने वो डकैती छोड़ दी और अब तुम मुझे अच्छी बहू और बीवी बनने का पाठ सिखा रहे हो। मुझे आदत नहीं है किसी से दब कर रहने की। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता देविका, तुम्हें समझाना बेकार है। कपिल गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रात में सास बहू टीवी देख रही होती हैं। तभी सास देविका को समझाती है, बेटा कपिल सो गया क्या? पता नहीं, सो गया होगा। बेटा तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ समय बिताना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसकी पसंद की चीज किया करो ताकि उसे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगे। मम्मी जी, आप क्या हर वक्त मुझे समझाती रहती हैं? अब मैं हर वक्त उसके पीछे पीछे तो नहीं चल सकती ना, और मैं क्यों उसकी पसंद की चीज करूं? उसे वही चीज पसंद है जो मुझे बिल्कुल नहीं है। अब बताओ आप मैं कैसे करूं? गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है बेटा। वो भी तो कुछ चीज ऐसी करता है ना जो तुम्हें पसंद है, लेकिन उसे नहीं, तो तुम भी उसके लिए किया करो। ऐसे ही तुम दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। मुझसे ये सब नहीं होता मम्मी जी। उसे निभाना है तो निभाए, नहीं निभाना तो ना निभाए, लेकिन ये सब नहीं कर पाऊंगी। मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। देविका उठकर चली जाती है और उसकी सास निराश होती है। अगले दिन शाम को दरवाजे की घंटी बजती है। देविका दरवाजा खोलती है तो देखती है उसका पति दूसरी शादी करके दरवाजे पर खड़ा है अपनी पत्नी के साथ। हे भगवान, ये तुमने क्या किया कपिल? दूसरी शादी कर ली? तभी उसकी सास वहाँ आती है। कपिल और उसकी दूसरी पत्नी रश्मि उनके पैर छूते हैं। मम्मी, हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए, हमने शादी कर ली। कपिल बेटा, तुमने दूसरी शादी कर ली, वो भी अपने बचपन की दोस्त रश्मि से। लेकिन क्यों बेटा? तो मैं क्या करता मम्मी, इस देविका से शादी करके तो मैं बर्बाद ही हो गया। मैं ऐसे नहीं रह सकता था, इसीलिए मैंने अपने बचपन की दोस्त से शादी कर ली। ये तुमने अच्छा नहीं किया कपिल, मेरे रहते हुए तुमने दूसरी शादी की है। ये कानूनन जुर्म है, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हमने शादी रजिस्टर नहीं करवाई थी। इस हिसाब से तो हमारी शादी हुई नहीं है, और रश्मि के साथ मैंने अपनी शादी पहले ही रजिस्टर करवा ली है, और रश्मि ही मेरी पत्नी है, तुम नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कपिल? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तुमने तो मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे, और इसीलिए तुम मुझे इस डकैती की दुनिया से निकालकर इस खूबसूरत दुनिया में लाए थे। फिर तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है देविका, और मैंने तो अपना हर वादा निभाया था, लेकिन तुमने अपना एक भी वादा नहीं निभाया। अरे तुम तो मेरे साथ ऐसे रह रही थी जैसे मैं कोई तुम्हारा लगता ही नहीं हूँ। ना तुमने मुझे कभी प्यार दिया, ना कभी प्यार से बात की। अरे यहाँ तक कि तुम तो मेरी माँ से भी बदतमीजी करती हो। ऐसे में मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता था? मम्मी जी, आप कुछ नहीं कहेंगी? आप हमेशा मुझे समझाती रहती थी। देखिए आपके बेटे ने आज क्या किया है। मैं क्या करूँ बेटा, मैं इसे कुछ नहीं बोल सकती। मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गई थी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने तुम्हें शादी के पहले दिन से ही समझाया था कि अब पुरानी जिंदगी भूलकर नई जिंदगी में कदम रखो। एक नई नवेली दुल्हन की तरह, पत्नी की तरह, बहू की तरह रहो। खुद को सजाओ संवारो और अपने पति की जरूरत का ध्यान रखो। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, फिर ये तो होना ही था। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं अपने पति की हर जरूरत का ध्यान रखूंगी। उनकी सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक सब कुछ अपने हाथ से करके दूंगी। आपको पूरा सम्मान दूंगी और इस घर को हमेशा सजा कर रखूंगी। तू चुप हो जा चुड़ैल, तू कौन होती है मेरे घर को सजा कर रखने वाली और मेरे पति के लिए काम करने वाली? ये सब मेरा हक है, मेरे अलावा ये सब कोई नहीं कर सकता। कौन से हक की बात कर रही हो तुम? वो हक जो तुमने कभी जताया नहीं। क्या तुमने आज तक कभी मुझे एक गिलास पानी के लिए भी पूछा है? क्या तुमने कभी मेरी पसंद का कोई काम किया है? बताओ। देविका रोने लगती है, उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं।
मेरे साथ ऐसा मत करो कपिल। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मानती हूँ। नादानी में मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अब मैं एक अच्छी पत्नी और बहू बनकर दिखाऊंगी। जैसे तुम कहोगे वैसे ही करूंगी, लेकिन प्लीज ये सब मत करो। देविका कपिल के पैर पकड़ने लगती है। उसकी सास उसे उठाती है। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? उठो, मेरी बात सुनो, रोना बंद करो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कपिल ने दूसरी शादी नहीं की है। ये सब एक नाटक था ताकि तुम्हें सही रास्ते पर लाया जा सके। हाँ देविका, ये तो बस हमने एक नाटक किया था ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो सके। और ये मेरी पत्नी नहीं है, अरे ये तो मेरी बचपन की दोस्त है रश्मि, जो मेरे पड़ोस में रहती है। जब इसे मैंने अपनी परेशानी बताई तो ये मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गई थी। हाँ देविका, हमें माफ कर दो। हमें ये सब करना पड़ा क्योंकि हम तुम्हें सही रास्ता दिखाना चाहते थे। कपिल तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें छोड़कर कभी किसी और के पास नहीं जाएगा। वो अपने पति होने के सारे फर्ज निभा रहा है। बस अब बारी तुम्हारी है। तुम भी उसकी पत्नी बनकर दिखाओ और अपने सारे फर्ज निभाओ। मुझे माफ कर दीजिए कपिल। मम्मी जी, नादानी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आप लोगों से वादा करती हूँ अब मैं एक अच्छी पत्नी और बहू बनकर दिखाऊंगी। सभी खुश हो जाते हैं। राज के हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसके मुंह पर पट्टी है और वो घबरा रहा है। सामने देखता है उसकी बीवी पुलिस की ड्रेस में डंडा लेकर खड़ी है और उसे डंडे मारने ही वाली होती है कि राज नींद से जाग जाता है। वो एक दिन डरावना सपना देख रहा था। हे भगवान, अब तो मुझे मेरी बीवी सपनों में भी आकर डराने लगी है। मेरा तो जीना मुश्किल कर रखा है। कामिनी ने मेरी मति मारी गई थी जो मैंने एक जेलर से शादी कर ली। तभी कामिनी के चिल्लाने की आवाज आती है। राज और ज्यादा डर जाता है और दौड़कर बाहर जाता है। राज, ये क्या हालत बना रखी है घर की? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? अरे ये घर है, ये कबाड़ खाना। तुमने तो घर की हालत जेल से भी ज्यादा खराब कर रखी है। मैं नौकरी पर जाती हूँ तो क्या तुम थोड़ा सा घर नहीं देख सकते? ये देखो, सोफे पर कपड़े पड़े हुए हैं, सोफे के नीचे कचरा पड़ा हुआ है। तुम नौकरी पर जाती हो तो मैं भी तो ऑफिस जाता हूँ ना कामिनी। तुम्हारे व्यवहार की वजह से काम वाली भी नहीं टिकती है। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। तुम तो कुछ नहीं कर सकते, मुझे ही कुछ काम करने वाली ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, मैं ड्यूटी पर जा रही हूँ। आज खाना नहीं बनाया है, खुद बना लेना या बाहर से लेकर खा लेना। कामिनी इतना बोलकर चली जाती है। अगले दिन कामिनी काम वाली को लेकर आती है और उससे काम करवा रही है। अच्छे से झाड़ू निकालना, सोफे के नीचे से भी कचरा निकालो। हाँ दीदी, कर तो रही हूँ। अब क्या आप मेरे सिर पर खड़ी ही रहोगी? वो तो मुझे खड़ा ही रहना पड़ेगा, वरना तुम तो काम चोरी कर लोगी। रज्जू किचन में बर्तन धो रही होती है और कामिनी उसके पीछे ही खड़ी है। ये बात रज्जू को अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ राज भी आ जाता है। कैसे बर्तन धो रही हो? वो देखो, ग्लास में साबुन लगा है। कामिनी, उसे करने दो उसका काम। तुम ऐसे कब तक उसके पीछे पीछे लगी रहोगी? उसे समझाना तो पड़ेगा ना कि काम कैसे करते हैं, वरना ये तो अपने मन के हिसाब से ही कुछ भी करके चली जाएगी। अरे दीदी, मैं पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ और पता नहीं कितने ही घरों में काम कर चुकी हूँ। मुझे पता है काम कैसे करते हैं। आप क्यों इतना टेंशन ले रही हो? टेंशन तो लेना ही पड़ेगा, वरना हम तो ड्यूटी चले जाएंगे और तुम अपने मन के हिसाब से सारा काम करके चली जाओगी। ये देखो, तुमने बर्तन ठीक से नहीं धोए हैं, ये थाली अभी भी गंदी है। रज्जू बर्तन पटकती है और गुस्से में कामिनी से बोलती है, दीदी ऐसे तो मुझसे काम नहीं हो पाएगा। आप जेलर हैं तो अपनी जेल में हुक्म चलाया करे। ऐसे मुझ पर हुक्म चलाओगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। जा रही हूँ मैं, कोई और बाई ढूंढ लेना। हाँ। रज्जू आधा काम छोड़कर चली जाती है। राज कामिनी का मुंह देख रहा है। कहा था ना मैंने, ज्यादा रोक टोक मत करो, वरना वो बाई भी चली जाएगी। अब देखो, वही हुआ। ये हुक्म तुम अपनी ड्यूटी पर चलाया करो, घर पर नहीं, वरना कोई भी बाई काम करने नहीं आएगी। तुम्हें अगर मेरे हुक्म चलाने से इतनी ही परेशानी है तो तुम भी इस घर को छोड़कर जा सकते हो। मैं जो बोलती हूँ सही बोलती हूँ। अब चलो, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, मेरा सर दर्द करने लगा है। राज कामिनी की बात सुनकर अपना सर पकड़ लेता है। इसका कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन कामिनी हॉल में बैठकर चाय पी रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वो राज को आवाज लगाती है, लेकिन राज नहीं सुनता। राज, जरा देखो दरवाजे पर कौन है, मैं चाय पी रही हूँ।
अब राज नहीं आता तो कामिनी को खुद ही उठकर दरवाजा खोलना पड़ता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजे पर उसकी सास मधु खड़ी है, जिसे देखकर कामिनी घबरा जाती है। अरे मम्मी जी, आप यहाँ, वो भी बिना बताए? अब क्या मुझे अपने घर में भी बता कर आना पड़ेगा? नहीं मम्मी जी, मेरा मतलब वो नहीं था। अचानक से आप आ गई ना, बस इसलिए पूछा। पैर कौन छुएगा मेरे? क्या नौकरी के चक्कर में अपने संस्कार भूल गई हो? कामिनी जल्दी से अपनी सास के पैर छूती है। सास अंदर आने के बाद इधर उधर देख रही होती है। यह इतना गंदा घर क्यों पड़ा है? घर में साफ सफाई नहीं होती क्या? राज वहाँ आता है, अपनी मम्मी के पैर छूता है। घर तो तब साफ होगा ना जब कोई काम वाली इस घर में टिकेगी। क्या मतलब? कामिनी अपने पति को आंखें दिखाती है और राज बात को पलट देता है। ये सब छोड़ो, आप तो ये बताओ कि कैसी हो, आपका सफर कैसा रहा, और आप अचानक कैसे आ गई? कम से कम मुझे तो बता देती, मैं आपको लेने आ जाता स्टेशन पर। मैंने सोचा क्यों ना अपने बच्चों को सरप्राइज दिया जाए, इसलिए बस बिना बताए आ गई हूँ। बता, आज ऑफिस नहीं जाना क्या तुझे? आज तो संडे है ना मम्मी, हम दोनों की छुट्टी है। अच्छा, हाँ मैं तो भूल ही गई थी आज संडे है। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, आज अपने बहू के हाथों से अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगी। हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं। इतने दिनों के बाद आप यहाँ आई हो, अब अपनी बहू से खूब सारी सेवा करवाना। ये बात सुनकर कामिनी के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो राज को आंखें दिखाती है, लेकिन अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोल पाती। कामिनी किचन में अपनी सास के लिए खाना बना रही है, तभी वहाँ राज आता है। सुनो जरा, तेल मसाला सब्जी में कम डालना, मम्मी को ज्यादा तेल मसाला सूट नहीं करता है। हाँ पता है मुझे, ज्यादा ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। अरे मैं ऑर्डर कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ, वरना बाद में मम्मी तुम्हें बातें सुनाएगी तो मुझ पर तुम गुस्सा मत करना। अगले दिन मधु हॉल में बैठकर नाश्ता कर रही होती है और अपनी बहू से कहती है, कामिनी तुम ऐसा करो, 2-4 दिन की छुट्टी ले लो। मैं तो बस कुछ ही दिन के लिए आई हूँ, तुम्हारे साथ रह लूंगी, वरना तुम नौकरी पर चली जाओगी तो मैं दिन भर यहाँ क्या करूँगी? नहीं मम्मी जी, मैं छुट्टी नहीं ले सकती, आपको तो पता है ना मैं जेलर हूँ, मैं छुट्टी ले लूंगी तो सारा काम रुक जाएगा। बहू पहले घर आता है, उसके बाद काम। तुम्हारी सास इतने सालों बाद तुम्हारे साथ रहने आई है और तुम्हें अपने काम की पड़ी है। काम करना अच्छी बात है, लेकिन घर परिवार को काम के लिए किनारे कर देना समझदारी नहीं है। अपनी सास के आगे कामिनी कुछ नहीं बोल पाती और 4 दिन की छुट्टी ले लेती है, लेकिन मन ही मन में सोचती है, इन 4 दिनों में तो मम्मी जी मेरी चटनी बना देगी, बात बात पर हुक्म चलाएगी, ऑर्डर देगी। सास अपनी बहू से सफाई करवा रही है और एक एक कोना अच्छे से साफ करने के लिए कहती है। अब वो देखो बहू, उस कोने में थोड़ी सी धूल रह गई है, और ये देखो यहाँ जाला लगा हुआ है, अच्छे से साफ करो, काम चोरी नहीं करना है। सास अपनी बहू से पर्दे और सोफे के कवर भी धुलवा रही है। ये देखो कितने गंदे हो रहे हैं, पता नहीं कितने महीनों से तुमने इसे धोया ही नहीं है। अच्छे से ब्रश लगाओ और अच्छे से साबुन लगाओ ताकि सारी धूल मिट्टी निकल जाए। मैं कर लूंगी मम्मी जी, आप जाकर आराम कीजिए, मैंने अच्छे से धोकर सूखने डाल दूंगी। नहीं नहीं, तुम मेरे सामने ही इन्हें अच्छे से वॉश करो, वरना मैं चली गई तो तुम ऐसे ही बस पानी में निकाल दोगी, फिर कोई मतलब थोड़ा रहेगा धोने का। कामिनी को बहुत पछतावा होता है, वो मन ही मन सोचती है कि ये मेरी सास कहाँ से आ गई। अगले दिन कामिनी किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ जाती है और उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है, ये किचन में मसाले के डब्बे कितने गंदे हो रहे हैं, कभी इन्हें धोती नहीं हो क्या? और सब्जी में मिर्च थोड़ी कम डाला करो, इससे सबका हाजमा खराब हो सकता है। और रोटियां भी तुम कच्चे सेकती हो, थोड़ी अच्छी रोटी बनाया करो। जी मम्मी जी, अब से अच्छी बनाया करूंगी। कामिनी थकी हारी अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर राज पहले से ही मौजूद था। कामिनी का मुंह रोने जैसा हो जाता है। क्या हुआ कामिनी, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है, मैं थक गई हूँ यार, काम कर करके, और काम करना तो फिर भी ठीक है। मम्मी जी मुझे हर बात पर रोकती टोकती रहती है, हर बात में ऑर्डर देती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता है कामिनी? तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि तुम भी तो यही करती हो। बात बात पर सबको इंस्ट्रक्शन देती हो, ऑर्डर देती हो, रोक टोक करती हो। ये तो तुम्हारा फेवरेट काम है, फिर तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता? राज जैसे ही कामनी को ये बात बोलता है, उसे समझ आ जाता है कि गलती उसी की है। उसे फील होता है कि अब तक वो जो भी कर रही थी वो सब गलत था। तुमने बिल्कुल सही बोला राज, मैं भी तो सबके साथ यही करती हूँ, और सबसे ज्यादा तो तुम्हारे साथ। पर जब आज मेरे साथ यही सब हो रहा है तो मुझे समझ आ रहा है कि कितना बुरा लगता है जब कोई हर समय आपके सर पर खड़ा रहता है। मुझे माफ कर दो राज, मुझसे गलती हो गई है। मैंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक कर दिया था, जबकि मुझे दोनों जिंदगी को अलग अलग रखना चाहिए था। कोई बात नहीं कामिनी, कभी कभी ऐसे हो जाता है, लेकिन हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अपने लोग, हमारा घर परिवार हमारे लिए सब कुछ होता है, और उन्हें हमें प्यार और इज्जत देना चाहिए, ना कि कोई गलत व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। मैं समझ गई हूँ राज, मेरी गलती कहाँ थी। अब से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि घर में तुम्हारी पत्नी बनकर रहूं और ड्यूटी में जेलर। अगले दिन राज अपनी मम्मी से बैठकर बात कर रहा होता है। वो आज वापस जा रही है। थैंक यू सो मच मम्मी, मेरे कहने पर आने के लिए। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। आपकी जेलर बहू अब एक संस्कारी बहू बन गई है। ये तो होना ही था बेटा, क्योंकि उसे उसी की गोली का स्वाद जो मिल गया। लेकिन अब तू भी उसके साथ प्यार से रहना और उसकी घर के काम में मदद भी किया करना। वो बेचारी अकेली कब तक करेगी। कामनी भी तभी वहाँ आ जाती है। मम्मी आप जा रहे हो अचानक से? हाँ बेटा, बस अब चलती हूँ। तुम अपना और इस घर का ख्याल रखना और अच्छे से ड्यूटी भी करना, मेरी जेलर बहू। ये कहानी है शक की बहू। प्रीति देखती है कि उसके घर में काम करने वाली दया किचन में चुपचाप कुछ कर रही है। उसे लगता है जैसे दया चोरी कर रही है। वो मन ही मन सोचती है, मुझे तो इस पर पहले से ही शक था, जरूर ये किचन का कोई सामान चुरा रही होगी। अब भी इसे रंगे हाथों पकड़ती हूँ। प्रीति दया के पास जाती है और उसे डांटने लगती है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई दया, मुझे तो तुम पर पहले ही शक था, लेकिन मम्मी जी मेरी बात कभी नहीं सुनती थी। आज आखिरकार मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। बताओ बताओ मुझे, तुम क्या चोरी कर रही हो? चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रीति की सास भी वहाँ आ जाती है। क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला नहीं रही हूँ, बल्कि आपकी काम वाली को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ रही हूँ। ये देखिए, हम लोग बाहर थे और ये किचन में सारा सामान चुरा रही थी। देखिए इसके हाथ में क्या क्या है। दया अपने हाथ में जो भी सामान है वो दिखाती है। दया के हाथ में बर्तन धोने का साबुन है, जो देखकर प्रीति और उसकी सास दोनों चौंक जाती है। ये क्या है? मम्मी जी बर्तन धोने के लिए नया साबुन निकाल रही थी। जैसे ही बर्तन धोने आई तो देखा साबुन खत्म हो चुका है, इसलिए ड्रॉअर में से साबुन निकाल कर रख रही थी। इतनी देर में भाभी जी आ गई और मुझ पर चिल्लाने लगी। मैं क्या आपको चोर नजर आती हूँ? इतने सालों से इस घर में काम कर रही हूँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मम्मी जी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दया, वो तेरी भाभी है, कोई गलतफहमी हो गई होगी, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। तू तो हमारे घर जैसी ही है, तू हमारे घर में चोरी क्यों करेगी? तू अपना काम कर, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये तुम क्या कर रही हो प्रीति? दया हमारे घर कई सालों से काम कर रही है और तुमने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। तुम्हें पता है ना हमारे इलाके में काम करने वालियाँ कितनी मुश्किल से मिलती है। अगर ये भी नाराज होकर चली गई तो कौन करेगा इतने बड़े घर का काम? मम्मी जी मुझे लगा वो चोरी कर रही है, इसलिए मैंने उसे डांट दिया। मुझे क्या पता था कि वो साबुन निकाल रही है। तुम्हारी शक करने की आदत बहुत खराब है बहू, तुम हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देती हो। पहले पूरी बात जान समझ लिया करो, उसके बाद किसी के ऊपर इल्जाम लगाया करो। आगे से ध्यान रखना, वरना तुम्ही को सारा घर का काम करना पड़ेगा। सास प्रीति को डांट लगा देती है और प्रीति शर्मिंदा होती है। रात का समय प्रीति अपने घर में होती है और साथ में उसका पति अमन
उसके साथ होता है। प्रीति को किसी के धीरे धीरे बात करने की आवाज आती है। वो अपने पति से कहती है, अमन, मुझे लगता है घर में कोई चोर घुस आया है, किसी की बात करने की आवाज आ रही है। प्रीति की बात सुनकर अमन भी डर जाता है। अब हम क्या करेंगे? हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। पुलिस को फोन करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। प्रीति अपने बेड के नीचे से 2 डंडे निकालती है, एक अमन को देती है और एक खुद लेती है। प्रीति और अमन धीरे धीरे कमरे के बाहर जाते हैं और अंधेरे में उस चोर को डंडे से पिटाई करने लगते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सास थी, जो चिल्लाती है, हे भगवान, मार दिया मार दिया, बचाओ, अरे बचाओ मुझे। औरत की आवाज सुनकर अमन लाइट ऑन करता है तो देखता है वहाँ कोई चोर नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ है, जिसकी उन्होंने डंडे से पिटाई कर दी है। अरे मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी जी, इस वक्त आप किससे फोन में बात कर रही थी? हे भगवान, मार डाला तुम लोगों ने मुझे। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मेरे डंडे से तुम लोगों ने इतनी पिटाई क्यों कर दी? मैं तो अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। मुझे लगा तुम दोनों सो गए हो, इसलिए धीरे धीरे से बात कर रही थी। मम्मी, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? असल में हमें लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है जो धीरे धीरे बातें कर रहा है, बस इसीलिए हमने ये सब कर दिया। जरूर ये तेरी बीवी का आइडिया होगा। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैं शक्की बहू को अपने घर ले आई। प्रीति शर्मिंदा होती है पर अमन गुस्से में प्रीति को देख रहा है। अगले दिन प्रीति किचन में काम कर रही होती है, तभी घर की घंटी बजती है। प्रीति जाकर देखती है उसकी बहन आई हुई है। अरे प्रिया, तू अचानक से? हाँ दीदी, मैंने सोचा क्यों ना आपको और जीजा जी को सरप्राइज दे दूं, इसलिए मैं चली आई। इतनी देर में वहाँ अमन और उसकी माँ भी आ जाती है, जो प्रिया को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे प्रिया, तुम आज तो मेरी साली खुद मुझसे मिलने आई है, क्या बात है? हाँ जीजा जी, अब आपको तो मेरी याद आती नहीं तो मैंने सोचा कि खुद ही आपसे मिलने आ जाती हूँ, इसी बहाने कुछ दिन अपनी दीदी के साथ भी रह लूंगी। हाँ हाँ प्रिया बेटा, क्यों नहीं, अच्छा किया कि तुम आ गई, कुछ दिन घर में रौनक बनी रहेगी। प्रीति बेटा, तुम सबके लिए खाने की तैयारी कर लो, कुछ अच्छा बना लेना अपनी बहन के लिए। प्रीति उठकर किचन में चली जाती है और अमन और उसकी मम्मी प्रिया से बैठकर बातें करने लगते हैं। रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए जा रहे हैं। तभी प्रीति देखती है कि अमन और प्रिया कहीं नहीं हैं। वो पूरे घर में देखती है लेकिन उसे दोनों कहीं नजर नहीं आते। अरे ये दोनों कहाँ चले गए हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, इतनी रात हो चुकी है। तभी अमन और प्रिया बाहर से अंदर आते हैं और दोनों के हाथ में आइसक्रीम है। उन्हें देखकर प्रीति हैरान रह जाती है। तुम दोनों इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? कहीं नहीं, आइसक्रीम खाने गए थे। मेरी साली साहिबा को आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा था, इसीलिए हम लोग थोड़ा बाहर चले गए थे। ये बात प्रीति को कुछ अच्छी नहीं लगती। वो मन ही मन सोचने लगती है, मुझे तो अमन कभी आइसक्रीम खिलाने बाहर नहीं ले गए और आज प्रिया के आते ही उसे आइसक्रीम खिलाने ले गए। लेकिन प्रीति ज्यादा नहीं सोचती, बात को इग्नोर कर देती है। अगले दिन सुबह प्रीति किचन में चाय बना रही होती है, तभी अमन उठकर आता है। उठ गए आज आप? आपके टिफिन में क्या बनाऊं बता दीजिए। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा प्रीति, मैंने छुट्टी ले रखी है। छुट्टी ले ली? लेकिन क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ आपको? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और प्रिया भी आई हुई है ना, तो इसीलिए मैंने छुट्टी ले ली, वरना वो भी कहेगी कि मैं जीजा जी से मिलने आई और जीजा जी तो बस काम ही करते रहे। इतना बोलकर अमन चला जाता है और प्रीति सोच में पड़ जाती है। प्रिया के लिए छुट्टी ले ली, मैं बोलती हूँ तो कभी छुट्टी नहीं लेते, ये सब चल क्या रहा है? रात में प्रीति सो रही होती है, तभी उसके कानों में किसी के बातें करने की आवाज पड़ती है। वो उठकर दरवाजे के पास जाती है और कान लगाकर सुनती है। अमन और प्रिया आपस में बात कर रहे थे, लेकिन दीदी को पता चल गया तो? अरे उसे कुछ पता नहीं चलेगा, तुम क्यों चिंता करती हो, मैं हूँ ना। लेकिन मुझे डर लग रहा है, अगर उसे पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे नहीं बाबा, उसे पता नहीं चलेगा, और चल भी गया तो मैं संभाल लूंगा। तुम बस यहाँ रहो और मेरा साथ दो।
अपने पति और बहन की बातें सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अमन और प्रिया मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा पति और मेरी बहन मेरे साथ ये सब करेंगे। अगले दिन अमन प्रिया को इशारा करता है और कमरे में आने के लिए कहता है, जो कि प्रीति देख लेती है। प्रिया अमन के साथ कमरे में चली जाती है। देखती है कि कमरे का दरवाजा बंद है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उसकी सास भी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ प्रीति, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और अंदर कौन है? मैं आपको बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करोगे मम्मी जी। अंदर कमरे में अमन और प्रिया है और दोनों का चक्कर चल रहा है। मैंने खुद अपने कानों से उनकी बातें सुनी हैं। ये तुम क्या बोल रही हो प्रीति? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है। सच्चाई अभी पता चल जाएगी मम्मी जी। प्रीति दरवाजा बजाने लगती है, लेकिन बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुलता। अमन, अमन खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। अमन दरवाजा खोलता है। उसके साथ में प्रिया भी खड़ी है। दोनों को साथ देखकर प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसकी सास भी हैरान हो जाती है। आप दोनों मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? इतना बड़ा धोखा आप मुझे कैसे दे सकते हैं? अमन और प्रिया, तू तो मेरी छोटी बहन है ना? तू अपनी ही बहन का घर उजाड़ रही है। मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी। अरे प्रीति, ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुम होश में तो हो ना? हम वैसा कुछ नहीं कर रहे थे। तुम गलत समझ रही हो। तुम दोनों अंदर क्या कर रहे थे अमन? जीजा जी, मुझे लगता है अब समय आ गया है इन लोगों को सच्चाई बताने का। कैसी सच्चाई? मेरा शक बिल्कुल सही था। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। नहीं प्रीति, मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकता। और प्रिया तो मेरे लिए मेरी छोटी बहन के जैसी है। तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? असल में कल तुम्हारा बर्थडे है और हम लोग तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे। तुम्हारे सामने तो बात नहीं कर सकते, इसीलिए कमरे में आकर बात कर रहे थे कि क्या सरप्राइज दिया जाए तुम्हें। हम लोग डेकोरेशन का सामान भी लेकर आए थे, इसीलिए उस दिन हम आइसक्रीम खाने के बहाने मार्केट गए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये सरप्राइज तुम्हारे मन में शक पैदा कर देगा। हाँ दीदी, मैंने तो जीजा जी से बोला भी था कि अगर आपको पता चल गया तो आप गलत समझोगे, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। देखा तुमने प्रीति, बेटा तुम्हारी ये शक करने की आदत आज कितना बड़ा रूप ले लेती। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा समझाती थी कि अपने मन से शक करने की आदत को हटा दो, वरना ये हमारे रिश्ते को खराब कर देगी। मम्मी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मेरे शक करने की आदत ने तो आज मेरा घर ही उजाड़ देना था। मुझे माफ कर दीजिए अमन प्रिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं अपनी इस आदत को पूरी तरह से छोड़ दूंगी। हम तुम्हें सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन तुमने तो हमें ही सरप्राइज कर दिया प्रीति। सब्जी में मसाले थोड़े ज्यादा रखना। तुझे तो पता है तेरी बुआ को मसालेदार खाना बहुत पसंद है। जी माँ जी। बुआ जी इतने दिनों से घर में रह रही हैं, अब तो उनकी हमें सारी पसंद नापसंद जान ही चुके हैं। हाँ माँ जी, अब तो हम उन्हें आपसे भी ज्यादा जान चुके हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, अब जल्दी से काम कर दो, नहीं तो तुम्हारी बुआ मुझे लेक्चर देना शुरू कर देगी। ठीक है माँ जी। शाम को खाने का वक्त। आज का खाना किसने बनाया है? क्या हुआ दीदी, कोई कमी है क्या खाने में? पहले उसे बुलाओ जिसने आज ये खाना बनाया है। प्रियंका जरा इधर आना, बुआ जी तुझे बुला रही है। तभी प्रियंका वहाँ आती है। जी माँ जी। और बुआ जी कहिए, ये खाना तूने बनाया है? हाँ बुआ जी, क्यों, क्या हुआ? आज खाने में जरा स्वाद नहीं है। सब्जी में नमक डालना भूल गई क्या? नहीं तो बुआ जी, मैंने तो सभी मसाले ठीक से डाले हैं। हाँ दीदी, सब्जी तो ठीक ठाक बनी है, मैंने भी चखी है। हाँ, तुम तो अपनी बहू का पक्ष लोगी ना। मैं कह रही हूँ ना, आज सब्जी में मसाले कम हैं। बहू के हाथ में खाने में जरा स्वाद भी नहीं है। अपनी बहू को कुछ सिखाओ, कुछ नहीं तो कम से कम अच्छा खाना तो बनाना सिखा ही सकती हो उषा। आप नाराज मत होइए दीदी, मैं सब सिखा दूंगी इसे। और ये चटनी मिक्सी में बनाई है ना? जी बुआ जी, वो आज काम ज्यादा था और खाना जल्दी बनाना था, इसलिए चटनी मैंने मिक्सी में ही बना दी। तुझे तो पता है ना,
मैं सिर्फ सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी ही खाती हूँ। तो फिर मेरे सामने ये मिक्सी की चटनी बनाकर क्यों रख दी? माफ कर दीजिए बुआ जी, अब से आगे से ऐसा नहीं होगा। दोबारा से जाकर ये चटनी बना कर ला, तब तक मैं इंतजार करती हूँ। अब बहू ने चटनी बना ही दी है तो आज खा ही लीजिए दीदी। कल जैसा आप चाहोगी वैसा बना देगी। आपकी इन्हीं बातों से बहू को सर पर चढ़ा रखा है आपने। मेरा कहना इतना बुरा लग रहा है आपको तो ठीक है, मैं आज के बाद आपकी बहू से कुछ नहीं कहूंगी। अरे आप तो नाराज हो गई। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए दूसरी चटनी बनवा देती हूँ। प्रियंका, बुआ जी के लिए दूसरी चटनी बना लाओ जैसे उन्हें पसंद है। ठीक है माँ जी। प्रियंका वहाँ से चली जाती है। इतने नखरे तो हमारी सास के नहीं है जितने नखरे हमें इन बुआ जी के झेलने पड़े हैं। अगर आज ये चटनी खा लेती ना तो क्या बिगड़ जाता इनका। बस काम बढ़ाती रहती है और खुद तो एक काम करती नहीं है। हाँ। अगले दिन, इधर देख बहू, देख जरा कितनी धूल जम गई है। यहाँ तुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या? जानबूझकर इसे अनदेखा करती है। काम से बस बचना है। नहीं बुआ जी, घर की बहू होने के नाते तेरा ये फर्ज नहीं बनता कि तू घर को चकाचक चमका कर रखे। जी बुआ जी। तो खड़ी क्या है, लेकर आ झाड़ू पोछा और सफाई कर दे शुरू। जी बुआ जी, अभी लेकर आती हूँ। बुआ के कहने से गीता पूरे घर की सफाई करना शुरू कर देती है। बुआ गीता के आसपास घूमती रहती है और कोने कोने की सफाई कराती है। वो देख, उस कोने में कितना कूड़ा है। हाँ बुआ जी। और ये देख, इन तस्वीरों पर धूल कितनी जम गई है, इन्हें भी साफ कर। ठीक है बुआ जी। और ये देख, इस कमरे का पंखा भी कितना गंदा हो रहा है। जी बुआ जी, अभी साफ कर देती हूँ। शाम तक गीता की सफाई पूरी होती है, जिसके बाद गीता ज्यादा थक जाती है। क्या हुआ तुम्हें? बस दीदी पूछो मत, आज तो बुआ जी ने मुझे अकेले ही दिवाली की सफाई करवा ली। पूरा घर साफ करते करते मेरी कमर टूट गई, समझो। आज बुआ जी तुम्हारे पीछे पड़ गई। हाँ दीदी, बुआ जी अपने घर वापस क्यों नहीं जाती? ये तो माँ जी से ही पूछना पड़ेगा। दोनों बहुएं अपनी बुआ जी से तंग आ चुकी थी और थक हार कर मदद के लिए अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, 1 महीने से ज्यादा हो गया, मगर बुआ जी अपने घर वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही। माँ जी, अब बुआ जी का टॉर्चर मुझसे ज्यादा नहीं सहा जाएगा, प्लीज आप ही कुछ करिए ना। बात तो तुम दोनों ठीक कह रही हो। अब तो मैं भी दीदी की रोज रोज की किचकिच से परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन हम कैसे उन्हें जाने के लिए कह सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा माँ जी। अगर बुआ जी अपने घर नहीं गई तो हम दोनों ही अपने मायके चले जाएंगे। हाँ माँ जी। नहीं नहीं, तुम दोनों ऐसा मत कहो। तो फिर कुछ सोचिए माँ जी, कोई तो कमजोरी होगी बुआ जी की। मैं कुछ सोचती हूँ। अगले दिन, बुआ जी कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ रहते रहते? आपको भी अपने परिवार की याद आती होगी ना? हाँ, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। आखिर घर है मेरा, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, सबकी याद आती है मुझे। फिर तो आपका उनसे मिलने का मन कर रहा होगा ना? हाँ बहू, रोज मिलने का मन करता है। तो अब आपको घर चले जाना चाहिए ना बुआ जी। मेरे से आपका ये उदास चेहरा नहीं देखा जा रहा। मगर मैं कहाँ उदास हूँ बहू, मैं जहाँ रह रही हूँ ये भी तो मेरा परिवार है, यहाँ भी तो सब मेरे अपने ही हैं। क्यों? जी बुआ जी, मगर फिर भी आपके बच्चे भी तो आपको याद कर रहे होंगे ना? अरे वो सब तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो चिंता मत कर। ऐसा कर, आज रात के खाने में मसालेदार सोया चाप बना लेना, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। ठीक है बुआ जी। प्रियंका की बुआ जी को घर भेजने की तरकीब तो नाकाम हो जाती है। मुझे लगता है ये बुआ जी इस घर से हिलने नहीं वाली है। उन्हें घर से भेजने के इरादे से गई थी और उल्टा ही उनकी खाने की फरमाइश साथ में ले आई। रात को, दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। आपके घर में रहने से हमारे घर में बहुत रौनक है और अब तो मेरी दोनों बहुएं भी आपकी तारीफें करने लगी हैं।
वैसे लग तो नहीं रहा है, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ। मेरी दोनों बहुएं घर में एक छोटी सी पार्टी रखना चाहती है। पार्टी? किस खुशी में? तुम्हारी खुशी के लिए पार्टी करना चाहती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उषा और शांति आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं और उनके पास में ही गीता और प्रियंका भी खड़ी होती है, जो एक दूसरे के कान में फुसफुसा रही होती है। ये माँ जी क्या कह रही हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा दीदी। हमने तो माँ जी से बुआ जी को घर भेजने के लिए कहा था और ये तो पार्टी देने की बात कर रही है। मगर एक छोटी सी हेल्प चाहिए दीदी आपकी। हाँ बोलो, कैसी हेल्प चाहिए? दरअसल मेरी बहुएं पार्टी तो देना चाहती है, मगर उनके पास पैसे नहीं हैं, तो आप थोड़े पैसे दे दीजिए पार्टी के लिए। आखिर प्रियंका और गीता आपकी भी तो बहुएं हैं, इतना तो आप कर ही सकती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितने पैसे चाहिए? देखिए, छोटी सी पार्टी में भी 40 से 50 हजार का खर्चा आ जाता है, तो आप देख लीजिए जितना भी आप दे सके। जैसे ही पैसों की बात बीच में आती है, बुआ के हाव भाव बदल जाते हैं। रहने दो, पार्टी कैंसिल कर देते हैं। ये सब फिजूल खर्चे हैं उषा। इतने में प्रियंका और गीता दोनों ही अपनी सास के प्लान को समझ जाती है और अपनी सास का साथ देती है। नहीं नहीं बुआ जी, आपके लिए तो हम पार्टी करके ही रहेंगे। हाँ बुआ जी, आप कौन सा बार बार यहाँ आ रही हैं? सिर्फ 40 हजार की तो बात है। अब अपनी बहुओं का दिल नहीं रखोगी क्या दीदी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे हाँ, मैं एक जरूरी बात तो बताना ही भूल गई। कल मुझे घर वापस जाना है। घर से बार बार फोन आ रहा है, बच्चे बुला रहे हैं, इसलिए पार्टी हम अगली बार ही कर लेंगे, ठीक है ना? नहीं दीदी, कल और रुक जाइए ना, पार्टी के बाद चली जाना। मेरी तो टिकट भी बुक हो चुकी है उषा। अगली बार आऊंगी तो पक्का हम सब पार्टी करेंगे। तो अब आप एक दिन भी और क्या नहीं रुकेंगे? नहीं उषा, अब मुझे जाना चाहिए। पार्टी के खर्चे की बात सुनकर शांति बुआ अगले दिन फौरन अपने घर लौट जाती है और उनके जाने के बाद सास बहुएं राहत की सांस लेती है। आपने तो कमाल कर दिया माँ जी। मैं जानती थी तेरी बुआ बहुत बड़ी कंजूस है। मैंने तो बस उसी का फायदा उठाया है। चलिए फिर आज बुआ जी के जाने की खुशी में हम पार्टी करते हैं।